क्लियर है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम लोग बायोलॉजी की बातें करने वाला हूँ, वो भी क्लास 12 के लिए। क्लास 12 में जो भी स्टूडेंट आ चुके हैं, यदि तुझे नहीं पता कि बायोलॉजी का क्या सिलेबस है, क्या क्या आपको पढ़ना है, किस चीज के बारे में जानकारियां लेनी है, तो मैं तुझसे बताऊंगा और सिखलाने वाला हूँ और पूरे पूरे इस सिलेबस के लिखाने वाला हूँ, बट ओनली फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए है। क्लियर है? तब क्लियर है। एक्चुअली मैं तुझसे बताऊं तो इसमें तो सिर्फ और सिर्फ नीट से ही मतलब है, यानी कि मेडिकल लाइन में जाने वाले हैं इंटर के इंटरमीडिएट के बाद। स्पष्ट है? क्लियर है? तो समझ जाओगे। बायोलॉजी एक अपने आप में खास चैप्टर है और जो आपको 12th का बायोलॉजी दिया गया है वो एकदम डिटेल एनालिसिस करना है, एकदम जस्ट लाइक रिसर्चर तो नहीं कर सकते, बट काफी कुछ 12th में दिया गया है। बॉडी से रिलेटेड भी बातें की गई है, टेक्नोलॉजी भी की भी चर्चा की गई है कि आखिरकार वैक्सीन वगैरह ये सब कैसे हमारे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके साइंटिस्ट लोग जीन्स को रिप्लिकेशन करके बना रहे हैं, जिसकी मदद से हम लोग हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो इंक्रीज करता है, बूस्टअप करता है और किसी भी वायरस से लड़ सकते हैं, लड़ने की शक्ति आ जाती है। सबसे पहला चैप्टर है ये यूनिट की मैं बातें कर रहा हूं। जैसे ये टॉपिक हुआ रिप्रोडक्शन और इसके अंतर्गत में ये इतने सारे 1 2 3 4 चैप्टर्स हैं जो आपको जानना होगा और आपको सीखना होगा और आपको पढ़ना होगा, जस्ट लाइक ए टॉपिक। बट सबसे पहले मैं तुझसे ये बताता हूँ कि जिस भी चैप्टर पर मैं 3 स्टार लगाऊंगा वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही खास होगा। बट जिस भी चैप्टर पर मैं 2 स्टार लगाऊंगा वो चैप्टर उससे भी कम मायने रखता है, और जिस पे 1 स्टार लगाऊंगा वो चैप्टर को एक बार में ही पढ़ के काम क्लियर कर लेना है। क्लियर होता है? बट ये सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन के वक्त में इसको हेल्प कर सकता है और आगे चल के ये चैप्टर आपको काम देने वाला है। बट आपके पास पूरे साल का समय है पढ़ने के लिए दिया जाता है, इसीलिए पढ़ना हर एक चैप्टर को है वो भी बराबर मात्रा में, इक्वल मात्रा में इन द सेंस दैट हर एक चैप्टर के ऊपर बराबर इक्वल टाइम दीजिए और उसे अच्छे से समझिए, हर एक टॉपिक को, हर एक मीनिंग को जानने का प्रयास कीजिए। बट जब आपका एग्जामिनेशन करीब हो, कंपटीशन करीब हो, तो किस पे ज्यादा फोकस करना होगा, उसी की मैं बातें कर रहा हूं। सही है? तब और चलो देखते हैं उस चैप्टर पे ऐसे टूट जाना जैसे कि कई दिनों तक लगे उस चैप्टर से मिले नहीं, जस्ट लाइक दैट। स्पष्ट है? इसीलिए क्लियर भी होता है। ये रिप्रोडक्शन यूनिट फर्स्ट है जो आपका रिप्रोडक्शन के बारे में ही है, जिसमें पहला चैप्टर है। दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि फ्रैगमेंटेशन की मैं बातें करूंगा। एमीबा वगैरह ये सब जो भी छोटे सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म है वो आखिरकार अपना नया ऑफस्प्रिंग को का फैन स्लो कर दो जी, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाए। ओके, तो फिर कैसे करेगा ये, इस रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में हम लोग देखेंगे, सीखेंगे। मल्टीपल फिजन वगैरह ये सब होता है, बाइनरी फिजन होता है, बडिंग इन हाइड्रा होता है, प्लेनेरिया वगैरह ये सब का भी केस देंगे, जस्ट लाइक एमीबा। प्लेनेरिया के केस में भी वैसा ही होता है, पैरामीशियम में भी वैसा ही। ये न्यूट्रिशन करता है, बट न्यूट्रिशन से हमें लेना देना नहीं है, हमें तो सिर्फ और सिर्फ ये रिप्रोडक्शन से लेना देना है, जो आपको बताया जाएगा कि हाउ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की ही बातें करूंगा मैं, इसी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत आता है। बट कितना खास है तो कुछ ज्यादा नहीं, बस
अच्छे से पढ़ लेना है तो 1 स्टार मार्किंग है। समझ गए? जो सेकंड चैप्टर आपका आता है उसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके बारे में भी पढ़ना है आपको। जस्ट लाइक एनिमल्स, फ्लावरिंग में भी रिप्रोडक्शन होता है और भी सेक्सुअली। उसकी जैसे पॉलियोट्रोपिक है, एनियोट्रोपिक है, ट्रोपी है, एटसेट्रा एटसेट्रा, इस सारी चीजों को चर्चा किया जाएगा। जैसे हम तुमको बतलाएगा जब एक प्लांट्स का किस प्रकार से आखिरकार बाइसेक्सुअल प्लांट को उसको जो मेल सेक्स है उसको हटा करके एक बटर पेपर से उसको कवर अप कर दिया जाता है और कैसे दूसरा प्लांट का मेल सेक्स उसमें अटैच करके ये रिप्रोडक्शन करवाया जाता है, वो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसलिए रिलैक्स और पोस्ट फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन होगा इसमें, ये प्लांट्स वगैरह ये सब ओव्यूल वगैरह सीड है ना ये सब, तो इन सारी बातों की भी इसी में चर्चा होगा। पॉलन ग्रेन ये सब हो गया। तो आपको फ्लावरिंग एंजियोस्पर्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट कहने का मतलब हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म में हो रहा है। एंजियोस्पर्म या फिर फ्लावरिंग प्लांट का बात एक ही है, यानी कि इक्वल, क्योंकि उसका अर्थ भी सेम ही है इसीलिए इक्वल होता है। क्लियर है? स्पष्ट है? इसीलिए तुमसे समझ में आता है। बट इसके बारे में जानकारी होने ही चाहिए, होना ही चाहिए। अभी ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, the third chapter is the human reproduction. But what about this? अगर तुझे नहीं पता तो मैं तुम्हारा जानकारी के लिए बता दूं, ये जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है इसमें काफी कुछ डिटेल में जानना है, जैसे टीएस स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, टीएस स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। पहले हम लोग जूनियर सेक्शन में क्या देखते थे, बस ऐसे ही नॉर्मली कैजुअली जानना होता है, बट अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब इसको हम डिटेल एनालिसिस करना, कभी स्ट्रक्चर के साथ जानकारी लेना, वही बेस्ट तरीके से, बहुत डिटेल जितना आप सोच सकते हैं वहां तक। इस पे 3 स्टार अक्सर इससे सवाल रहता ही रहता है। ऐसा नहीं है कि इससे नहीं देगा, देगा नहीं देगा, गारंटी तो नहीं दे सकते हैं, बट आता है। और आपको वैसे भी ओडी से ही रिलेटेड है, आपको जानकारी तो होनी ही चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। स्पष्ट है जी? इसीलिए तुझे समझ में आता है। अब ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, कि आखिरकार हमारा जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहिए चाहे सिस्टम कहिए, उसको कैसे हेल्दी रखा जाए, यानी कि एक्टिव, फिट एंड फाइन। एक्सरसाइज वगैरह ये सब तो है, बट बहुत सारे टेक्नोलॉजीज है, वीएफ टेक्नोलॉजी सब इसी के अंतर्गत में पढ़ना होगा। और जब किस प्रकार से कॉपर टी प्लेस कर दिया जाता है, या फिर टीवैकोटोमी या फिर वैसाइकोटोमी किया जाता है, इसी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंतर्गत में आता है, तो इसकी भी मैं चर्चा करूंगा। बट इसके बारे में जानकारी के लिए तो ओनली 2 स्टार मार्क, क्योंकि रेटिंग जो मैं कर रहा हूं रेटिंग पर ध्यान दें। मैं तो एक बार लेक्चर डाल दूंगा, ठीक है, एक बार डाल दूंगा ना, बट क्वेश्चन तो हर एक बार चेंज होकर के आता है। तो मैं इसके लिए रेटिंग कर रहा हूं स्टूडेंट, कि सपोज दैट कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसे पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि हमने पढ़ा किया हुआ, पढ़ना तो है चैप्टर से इक्वल ही, बट यहाँ पे टेक करके रखना, या फिर एग्जामिनेशन के वक्त करीब हो, इस पर ध्यान देना वाली बातें है, वो है जिसपे 3 स्टार होगा। स्पष्ट है? कुछ सालों का डाटा कलेक्शन है, उसी के अनुसार से मैं ये रेटिंग कर रहा हूं। समझ गए? क्योंकि तुम समझदार लगते हो, है ना? अब हाँ, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ जब चैप्टर्स पढ़ाएंगे तब उस समय स्पष्ट करेंगे कि कौन सा टॉपिक है, वो टॉपिक आ सकता है क्या, अभी तो टॉपिक नहीं बोल सकते हैं जी।
अभी तो जस्ट लाइक इंट्रोडक्शन ही दे सकता हूँ ना, क्योंकि मैं सिलेबस लिखा रहा हूं। अब ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। यूनिट सेकंड की ओर प्रस्थान करते हैं, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। तो टीचर्स लोगों का तकरीबन 1.5 महीने तक लगी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन को पढ़ाते चले जाते हैं। और ये पूरे के पूरे 2 महीने से भी ऊपर ये जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन लगता है फिनिश करना। और डिटेल में पढ़ा जाए तो, और वो डिपेंड करता है कि आप डेली कितना देर तक लेक्चर देख रहे हैं, लेक्चर पढ़ रहे हैं। नो प्रॉब्लम, इट्स ऑल राइट। मैं ही सब चैप्टर को डील कर दूंगा, समझा भी देंगे, नोट्स भी लिखा देंगे, बट इट विल टेक लिटिल सम मोर टाइम। एनीवेज, नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। तो ये 3 स्टार मार्क होगा। प्रिंसिपल, डोमिनेंस क्या होता है, वो डोमिनेंस क्या होता है, मेंडलिज्म क्या होता है, मेंडेलियन ने क्या दिया। मेंडलिज्म, जैसे कि गांधी ने अपना विचार रखा, उसको गांधीज्म बोल दिया। तो मेंडेल ने अपना टॉपिक दिया, अपना आविष्कार दिया, तो उसको मेंडलिज्म बोल दिया, और नहीं तो क्या। तो एराज सर ने दे रहा टॉपिक, तो एराज सर एराजरिज्म बोल देगा, क्या जी। अच्छा ठीक है, सब अपना अपना नाम जोड़ते रहना वहां पे, अपना कॉपी चेक करना सब। नेक्स्ट आता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्या हुआ? मॉलिक्यूलर बेसिस करने का मतलब है आपका डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन, रिप्लिकेशन, डीएनए का कैसे बदलाव करेंगे, हाउ मॉर्फोलॉजिकल डायग्नोसिस वगैरह, सब कितना आप सिमिलरिटी को शो कर रहे हो मॉर्फोलॉजिकली, आपका स्ट्रक्चर क्या था, इसमें बदलाव किया जा सकता है, वो है डीएनए को रिप्लिकेट करके या फिर चेंजिंग करके। जी, दिस चैप्टर इज आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। क्लियर है, क्योंकि आगे आने वाला है जो इसी से रिलेटेड होगा, ये अगर पकड़ बनेगा तो आगे यूनिट में मैं लिखाऊंगा, वो बहुत हेल्प करेगा ये चैप्टर समझने में। इवोल्यूशन, इसी की इवोल्यूशन की मैं बातें करूं तो मैं तुझसे ये कहना चाहूंगा, जो आप इवोल्यूशन देख रहे हैं, पहले मुझे नहीं पता, इनफैक्ट अगर मैं तुझसे कहूं सच्चाई किसी को नहीं पता कि आज हम लोग इंसान जो है वो आखिरकार ऐसा दिखते क्यों। मैं उसकी कैरेक्टर या फिर बिहेवियर की बातें नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल उसका स्ट्रक्चर की मैं बातें कर रहा हूं, हाउ वो दिख कैसा रहा, ये मैटर करता है। तो दिख रहे हैं, 2 हाथ है, 2 पैर है, इस प्रकार से हमारा बॉडी है, जस्ट लाइक यू, आपके तरह। तो ऐसा कैसे हम लोग बन गए? क्या जन्म जाते ही सब ऐसा था? आई मीन टू से क्या शुरुआत से ही ऐसा है या फिर बीच में बदल गया? अगर बीच में बदल गया तो कैसे? इसका कोई सबूत दीजिएगा। ऐसे ही तो मानेंगे नहीं, क्योंकि स्टूडेंट हो या फिर कोई भी अगर सबूत दिया अच्छा है तो बहुत यकीन करना बहुत आसान है। आसान है क्या? यकीन करना मजबूरी हो जाएगी जी। अगर सबूत पेश किया जाए किसी चीज के लिए तो यकीन करना तुम्हारी मजबूरी हो जाए, इसीलिए कह रहे तो सुन करके ही यकीन कर लो, नहीं तो फिर पढ़ाएंगे तो बता दे, क्या बता दे, पैथोलॉजिकल एविडेंसेस, हर्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल, या फिर डार्विन ने अपना क्या विचार रखा। वैसे किसी ने कहा जिस पहले जो इंसान था वो आदमी नहीं था, बंदर था, किसी ने कहिस, फिर क्या कहिस, फिर उसने बताया कि पहले इंसान के पास टेल हुआ करता था, बट टेल का इस्तेमाल नहीं करता था, तो जब टेल का इस्तेमाल नहीं किया तो वो टेल ही हट गया। यानी कि ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट दिया गया कि जिस भी अंग का आप इस्तेमाल नहीं करते हैं बॉडी पार्ट्स का, वो बॉडी पार्ट्स आपका वीक हो जाएगा, ज्यादा इस्तेमाल करेगा तो खराब हो जाएगा। अब करें क्या? आप लोग दिमाग लगाते रहिए, बट यही कहा गया
सच्चाई क्या है? अगर सच बोल तो सच्चाई क्या नहीं पता, बट जो रिसर्चर है लेबोरेटरी में वो यही कॉन्सेप्ट दिया है। कुछ रिसर्च किया जाता है, डाटा कलेक्शन किया जाता है, उसके बेसिस पर बता दिया जाता है कि नहीं ऐसा ही हुआ होगा प्राचीन काल में, और उसी को पढ़ना। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये इवोल्यूशन, हाँ बिल्कुल सही सोचता है। इवोल्यूशन बहुत अपने आप में ही एकदम काबिलियत है, यानी कि तारीफ लायक ये चैप्टर है। बिग बैंग थ्योरी भी आया है जिसमें बताया गया है, या फिर आपको ये इवोल्यूशन में बताया जाएगा कि कोई गॉड है या फिर भगवान है, वहीं पे आदमी का निर्माण होता है और वहां से आदमी को भेज दिया जाता है कभी इस प्लैनेट पर तो कभी उस प्लैनेट पर, और फिर एक आदमी से दो आदमी ऐसी प्रकार से चलता चला गया, चलता चला गया, चलता चला गया। 3 बार बोलना है। एनीवेज नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। तो सबसे पहली बात है, तो लोगों ने कहा कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि कहीं दूर बैठा भगवान है और वो हम लोगों को निर्माण करके प्लेनेट पर छोड़ देता है, तो जस्ट लाइक ए फैक्ट्री, और नहीं तो क्या, फैक्ट्री में तो यही होता है, प्रोडक्शन किया गया और सामान को भेज दे। तो कहीं इसकी आप हमको उस फैक्ट्री का या फिर उस इस इलाके का पता दे दीजिए जहां पे आदमियों का निर्माण किया जाता है और उस आदमी को उठा करके फेंक दिया जाता है या फिर पहुंचा दिया जाता है प्लेनेट पर, और फिर वहां से पॉपुलेशन हम जैसा आदमी का निर्माण होता है। अरे नहीं, पकड़े हुए नहीं, फिर नहीं, इट्स ऑल राइट, क्लियर, अब ठीक है। तो किया जाता है, तो नहीं पता पढ़ना इस थ्योरी पे, बट ये थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। तो कौन बताएगा कि कहां है? किसको पता कि ऐसा कहां करिश्मा हो रहा है? तुम कर रहे हो, नेवो हटाओ, ये हो गया। अब यहां तक लिख लीजिए यूनिट सेकंड तक, और फिर मैं डिस्कशन करूंगा आगे की क्लास में, इसी क्लास में, बट यहां तक लिखेगा तभी ना, यूनिट सेकंड चैप्टर 7 तक लिखिए, फिर मैं आपको बताऊंगा और सिखाऊंगा आगे का चैप्टर क्या है, एक्सप्लेनेशन करते हैं। इट्स ऑल राइट, क्लियर है, स्पष्ट है जी। अब आपको जो नेक्स्ट यूनिट जानना है, जिसके बारे में जानकारी लेनी है, क्लियर है ना? तो जो आपको जानकारी लेने वाली बातें हैं, यूनिट 3 बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। बायोलॉजी तो ठीक है, लेकिन हम लोगों के लिए कैसे फायदेमंद है और हम लोगों को हमारे दिनचर्या में इसका क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है, कैसे कैसे यूटिलाइजेशन हो रहा है, इसी के मैं बारे में डिस्कशन करूंगा और बताएंगे, सिखाएंगे। बट इसके अंतर्गत जो चैप्टर्स है उसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज या फिर ह्यूमन हेल्थ कहें तो कहें कि इससे बहुत सारे डिजीज जैसे HIV वायरस, एड्स, जो एसटीडीएस है, इसकी चर्चा मैं करूंगा, डिस्कशन करूंगा। फाइलेरियासिस, ये भी एक रोग ही है, डिजीज है। तो बहुत बड़े बड़े रोगों के बारे में चर्चा करना है और आपको जानना होगा कि किस प्रकार से हमारा हेल्थ है उसको मेंटेन करके रखें, उसे बनाए हुए रखें, कंटिन्यूटी लगातार बनाए रखें। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज बहुत बड़ा चैप्टर है और बाइडल टेस्ट आता है और भी बहुत सारे टेस्ट हैं, आपको बताएंगे कि किस प्रकार से जब वायरस हमारा शरीर के अंदर एंट्री लेता है तो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के बाद ही वो निकलता है। जैसे आपने क्या नोटिस किया होगा, जैसे सर्दी, कॉमन कोल्ड जिसे सर्दी बोलते हैं, वो तो हर एक को होता ही है, होता नहीं है। मैं इसीलिए इसका एग्जांपल ले रहा हूं, क्योंकि क्या नोटिस किया होगा कि तुमको सर्दी हो गया, तुम डॉक्टर साहब के पास गए, डॉक्टर साहब देखिए ना सर्दी हो गया, बहुत माथा दर्द कर रहा है, कोई जल्दी से दवाई दीजिए और इसको दूर हटाइए। तुम दवाई भी खाता है, मुझे पता है, क्योंकि लेते चलो दवाई, मेडिसिन, चाहे होम्योपैथिक
ही क्यों ना हो या फिर अंग्रेजी दवाई ही क्यों ना हो, बट आप लेते हैं मेडिसिन। सर्दी में कोई कोई ले लेता है जिससे रहा नहीं जाता कि अरे ये क्या हो। तो तुम क्या नोटिस करते हो, दवाई मेडिसिन लो अथवा ना लो, वो 2 वीक्स या फिर 10 दिन के बाद अपने से ही ठीक होना शुरू हो जाता है या फिर ठीक हो जाता है 2 वीक्स के बाद। ऐसा क्यों होगा? तो तुम डॉक्टर के ऊपर गुस्सा करते हो, डॉक्टर साहब अपना को सर्दी का दवाई तो दे दिया बट ये ठीक कहाँ नहीं होता है। अरे सर ठीक इसलिए नहीं हो रहा ना क्योंकि यही जो बैक्टीरिया के शरीर में वायरस ने एंट्री किया वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करना चाहता है। वो कंप्लीट करके आपके शरीर में कुछ करेगा नहीं, बस वो चला जाएगा। थोड़ा सा तो तकलीफ देगा क्योंकि आया ही वो तकलीफ देने के लिए, बट वो चला जाएगा। एनीवेज नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। तो यही हुई, इसीलिए टेंशन नहीं लेना, इससे कॉमन है, कॉमन कोल्ड वगैरह, इससे खांसी हो गया अपने से ठीक हो जाता है। बट वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत बड़ा चैप्टर है सच में। टीचर्स लोग महीनों दिन तक ये पढ़ाते ही रहते। नेक्स्ट चैप्टर 9, स्ट्रेटजीज फॉर इनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्ट्स। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ आसान है, वो ये है स्टूडेंट कि आखिरकार क्या किया जाए, क्या टेक्निक का एप्लीकेशन किया जाए, कौन सा तरीका अपनाएं जो हमारा फूड का प्रोडक्शन हो रहा है, जो सप्लाई हो रहा है, फिर उत्पादन हो रहा है, वो बढ़ जाए, इनहांस कर जाए, यानी कि बूस्ट अप, यानी कि पहले से ज्यादा हो, हेल्दी हो, स्वस्थ हो। तो दूर रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। किसके लिए? क्रॉप के लिए ये नारा है। किससे? कीट पतंगे से, है ना? और नहीं तो एनीवेज नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। तब मैं ये कह रहा हूं स्टूडेंट कि चैप्टर के अंतर्गत आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से आप एनिमल हस्बेंड्री करें, मधुमक्खी का पालन करें, बी कीपिंग, एपीकल्चर, एक्वाकल्चर एक्सेट्रा। ये सारे भी टेक्निक है जो आपको फूड का प्रोडक्शन बढ़ा देगा, नहीं बढ़ाएगा। अगर आप इसी कल्चर करते हैं, चाहे जो भी है, एनिमल हस्बेंड्री रखते हैं, तब आप पशुपालन कर रहे हैं, आपको मिल्क मिल गया, गोबर मिल गया, है ना? तो कहीं ना कहीं इससे भी किया जा सकता है प्रोडक्शन में इनहांसमेंट। और फिर HIV हाइब्रिडाइज्ड का जमाना आ गया है। पहले लौकी इतना सा होता था, अब लौकी इतना बड़ा होता है। क्यों? इसी हाइब्रिडाइज्ड सीड के कारण। और आगे मैं बताऊंगा क्या है कैसे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी मैं 2 स्टार रहा हूं। पोल्ट्री फार्मिंग वगैरह ये सब भी है, डिटेल में पढ़ना, एनालिसिस करना। चैप्टर 10, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। जो माइक्रोब्स यानी कि ऑर्गेनिज्म को देख करके आपका मन खराब हो जाता और दूर जाने का मन करता, देखते हैं ऐसा लगता है कि पटक पटक के मारे। एनीवेज नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। तब वही ऑर्गेनिज्म क्योंकि हमारे लिए फायदेमंद भी होता है। जानना चाहोगे कैसे? और चलो बताते हैं। मैं तुझसे ये कह रहा हूं स्टूडेंट, जैसे कि दही में, कर्ड में लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो हमारे बॉडी में जाता तो है, बट रिलैक्स, जस्ट कूल डाउन, डोंट वरी, ये हमें जरा सा भी कष्ट नहीं देने वाला और जरा सा भी नुकसान नहीं ही पहुंचाएगा, यानी कि फायदेमंद है। हाँ जरूर, क्योंकि ये जाएगा हमारे बॉडी में जो बैक्टीरिया पहले से मौजूद है उससे जाकर के फ्रेंडशिप कर लेगा। क्यों? अरे आप तो देखने में बिल्कुल मेरे जैसे हैं, क्यों ना दोस्ती किया? समझ गए क्योंकि आप समझदार हैं। एनीवेज नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। तो इसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए, बट 2 ही स्टार लगाऊंगा क्योंकि उतना भी इसके पीछे हमारा ही नहीं जाना। पढ़ना है एक चैप्टर को, एनालिसिस करना है, क्योंकि यू हैव टाइम ऑफ 1 ईयर, पूरे साल का वक्त है आपके पास। बट बताया ना कैसे सिस्टमैटिक तरीके से, ताकि जो भी आपका इरादा है उसके करीब जा सके। एनीवेज नो प्रॉब्लम,
लेट अस यूनिट 4 बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन। दिस चैप्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। सच्ची बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर 12th में। अगर इसमें लेकिन स्टूडेंट लोग मिस्टेक ये करता है, इस चैप्टर को समझ ही नहीं पाता है वो अच्छे तरीके से, और जेनेटिक्स में भी उससे प्रॉब्लम आता है। तो जो भी टीचर आपको पढ़ाते हैं शुरू से ही कंसंट्रेट करके सुनिए, तब आपको जरूर समझ में आए। बट ऐसे हाथ पे लगा पढ़ लेगा नहीं तो फिर नेवर, कभी नहीं, नेवर बोल रहे जी, NEVER। और चलो, तो इसके अंतर्गत आता है चैप्टर जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी, इसका प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। चैप्टर 11 रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी यानी कि कैसे आखिरकार DNA को निकाला जाएगा, हटाया जाएगा, जेट इलेक्ट्रोफोरेंसिस मशीन के ऊपर डाला जाएगा, उसके एक एक स्ट्रक्चर को देखा जाएगा, परखा जाएगा, और फिर वो मार्केट में लाना योग्य है कि नहीं है तब डिसाइड कर लिया जाएगा। तो इसी के जो प्रोसेसिंग की अवस्था चलेगी, इसी चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसकी तो जानकारी होनी ही चाहिए। कैसे आखिरकार डीएनए को इधर उधर किया जा रहा है, मॉडिफाइड। अब चैप्टर 12 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। बायोटेक्नोलॉजी तो देखिए, ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेट अस सी, बट आखिरकार उसका इस्तेमाल क्या है इस बायोटेक्नोलॉजी। अरे महानुभावो, बायोटेक्नोलॉजी कहने का अर्थ हुआ सर, जो टेक्नोलॉजी आज के जमाना में चल रहा है वो बायोलॉजी का ही तो देन है। अरे ये वैक्सीन वगैरह की मैं बातें कर रहा हूँ, इंजीनियर वाला दिमाग कहाँ लगाने लगता है, बायोलॉजी का स्टूडेंट होना, तो डॉक्टर जैसा सोचो। पहले क्या होता था, BCG का टीका या फिर जो भी हो, तो अपने फादर या फिर ग्रैंड फादर को देखिएगा, एक बड़ा सा यहाँ पे निशान रहता डॉट डॉट का, जो वैक्सीन पोलियो को दिया गया था, फिर जो भी उसका निशान रह गया होगा अभी तक लेके। अरे हमें नहीं है यार, हम तो बिल्कुल फिट एंड फाइन, और नहीं तो क्या क्या सोचा ऐसे ही हट। तो ये हो गया। लेकिन अब क्या है, अब कोरोना का वैक्सीन दिया गया खासकर, तो पता चला जी जरा समय दिया तुरंत निकाल लिया। क्या ये बायोटेक्नोलॉजी का ही तो देन है। पहले निशान भी रहता था, हमारे भी बहुत दर्द भी होता था, कभी घाव भी होता था। अब कोरोना का वैक्सीन गया, कोई बच्चा जा रहा है, ले रहा है, निकाल दे रहा है, सब हो क्या रहा है, कोई भी जा रहा है, कोई भी आ रहा है। हमको तो समझे में नहीं आ रहा था, इतना भीड़ लगा हुआ था, और नहीं देखे। क्लियर है, स्पष्ट है। तो कहीं ना कहीं बायोटेक्नोलॉजी का ही देन है। और जैसे अभी भी मैंने बोला कि पहले क्या होता था कि जो लैंड है, सपोज दैट इतना सा लैंड में अगर कम हो रहा उत्पादन, तो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से इतना सा लैंड में बहुत सारा उत्पादन, यील्ड, प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है। जैसे परवल, भिंडी इतना सा होता था, करेला पहले इतना सा होता था कि नहीं होता था, क्लियर है। बट आप क्या देख रहे हैं, करेला इतना सा, कद्दू के साथ का करेला आ गया। अब पहले इसको क्या बोलते हैं, कराई बोलते हैं, कराईता कच्ची बोलते हैं, क्या नहीं पता। अरे कराई सांप के जैसा ही ना रहता है, उसका नाम सब्जी का बताएगा। हाँ, कैंता नाम है उसका स्टूडेंट। तो कैंता पहले क्या देखता था जी, छोटा छोटा रहता था। अब देखते हैं कि कैंता आगे क्या है, पता नहीं चलता, रस्सी जैसा लंबा है। ये सब बायोटेक्नोलॉजी करते हैं। साइंटिस्ट लोग गए, अपना जीन को रिप्लिकेशन किया, ट्रांसफर किया, और उसको डाल दिया गया, तो बड़ा बड़ा कैंता होता है, और नहीं तो क्या। हमको तो देखे के मिल गए ये सब क्या हो रहा है। कद्दू देखे तो जो एक हाथ का था वो पूरे कमर तक आ गया, दोनों हाथ से लाना पड़ा उठा के। तो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से इतनी सारी प्रक्रिया हो रही है। सब कुछ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर नहीं पता चला। और देख ले, ये पहले तो ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे क्वेश्चन आता ही है, इससे रहेगा, बायोटेक्नोलॉजी से दे देगा।
अब जैसे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जैसे कैसे ये स्पाइरुलिना का नाम सुने हो ना? हाँ, ये ग्रीन कलर का रहता है कवर अप में, वेरी गुड। तो उसको क्या होता है, रिलैक्स स्पाइरुलिना, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही तो है, पेनिसिलिन वगैरह ये सब हाँ सुना, उसी से तो बना स्पाइरुलिना। तो माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नहीं इस्तेमाल सीवेज ट्रीटमेंट में, जैसे खराब पानी हो गया तो वहां भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डाल करके निकाल करके साफा पानी कर रहे हैं, बना रहे हैं, ऑफ कोर्स बना रहे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजफुल तो है ही हमारे जीवन में, कैसे कह सकते हैं कि नहीं है ना? हाँ है। यहां तक लिखोगे ये सारी बातें, फिर नेक्स्ट चैप्टर में बातें करूंगा कि क्या है और क्या नहीं है। ये सब आप देख रहे हैं क्योंकि आपको दिखता है, हाँ इसमें कोई शक नहीं है, नहीं भी दिख सकता है और नहीं तो क्या, सही तो मिस्टेक है करते हो तो लिख लीजिएगा और आगे बताते हैं। अभी और बचा हुआ है ना, जानना तो है ना क्या हो गया। हाँ रिलैक्स, सभी पढ़ा दूंगा, मैं ही पढ़ा दूंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा और नोट्स भी तैयारी करवा देंगे आपको, बट इट विल टेक टाइम क्योंकि मैं और भी अदर क्लासेस का वर्क जो करते रहता हूँ। स्पष्ट है? ओके, तो अब जो स्पष्ट है, यूनिट 5 में हम लोग प्रोसीड कर चुके हैं जिसका नाम है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट से याद आया, अभी भी जब हम पढ़ते थे तो एक मैम हुआ करते थे, हम लोग इसको इन्वायरमेंट बोलते थे, आप लोग भी इन्वायरमेंट भी बोलते हैं। हम कहें कि मैम बोलती थी इन्वायरमेंट और हम लोग इन्वायरमेंट कहते थे, वो कहे इन्वायरमेंट, हम कहे कि इन्वायरमेंट कहिए ना मैम, इन्वायरमेंट तो कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि इन्वायरमेंट कहिए ना मैम, इन्वायरमेंट तो कहते हैं। तो कुछ भी कह सकते हैं, इन्वायरमेंट या फिर इन्वायरमेंट, दोनों ही करेक्ट है यार। और चलो देखते हैं इकोलॉजी और इन्वायरमेंट में यूनिट 5 है और इसके अंतर्गत जो चैप्टर है उसका नाम है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। ये ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन में पढ़ना, डेथ रेट, बर्थ रेट, कितना हमारा, कितना आया, कितना गया, ये आता जाता रहा। वैसे जाने वाले वक्त तो भगवान नहीं रोका और आने वाले के लिए तो मोस्ट वेलकम है ना। तो आदमी क्या रोकेगा, बट जाएगा तो बता के जाएगा। आने के लिए क्लास में एंट्री लेने के लिए नहीं पूछना, बट जाने के लिए पूछना, क्योंकि जाने वाले को भगवान नहीं रोका है, बट शायद तुम मुझसे बता के जाओ तो शायद रोक ले हो सके तो। अब पता चल गया ना क्यों डायरेक्ट एंट्री के लिए बोलते हैं और जाने के लिए पूछने, ठीक है? ओके, इट्स ऑलराइट। अब इसमें डेथ रेट वही सारी बात, या फिर पॉपुलेशन है, पॉल्यूशन, पॉपुलेशन लिखे हैं, पॉल्यूशन नहीं थे। होता क्या है कि कभी हमको जैसा फेवरेबल कंडीशन में रहना पसंद करेगा ना जी, बाहर बहुत ज्यादा ठंड हो रहा तो घर में आ जाएंगे, स्वेटर पहन लेंगे, है ना। तो ये सारी चीजों को भी देखना है, माइग्रेशन क्या हुआ, ये सारी चीजों को देखना है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, मैं इसकी बातें करूं तो 2 स्टार मार्क लगाना। एंड ये इकोसिस्टम, चैप्टर 14 इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम हुआ स्टूडेंट, जो हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि चाह के भी अलग नहीं हो सकते। डू यू वांट टू नो हाउ? आप जानना चाहते हैं कि कैसे? जैसे देखो ना, सुनो ना, सबसे पहली बात है, और वो बातें ये है कि हम भी कुछ दे रहे हैं, वो भी कुछ दे रहा है। जैसे अरे इस इन्वायरमेंट को, इन्वायरमेंट हमको ऑक्सीजन दे रहा, तो हम भी तो ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। रिस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड दी इन्वायरमेंट को। तो तुम्हारा नाम अच्छा रहा, कैसा आदमी है सर, ऑक्सीजन बढ़िया चीज ले रहा है, खराब चीज दे रहा है। ओहो, देखो कार्बन डाइऑक्साइड हमने रिलीज किया करोड़ों की आबादी में, और वो कार्बन डाइऑक्साइड गया प्लांट्स के पास, प्लांट्स ने उसका यूटिलाइजेशन किया और वही कार्बन डाइऑक्साइड को
कन्वर्ट किया चाहे यूटिलाइजेशन किया तो बेस्ट। तो उसने क्या रिलीज किया, ऑक्सीजन को, तो फिर से ऑक्सीजन आ गया कि नहीं? तो देखो तो बैलेंस हो रहा है क्या? ऑक्सीजन ले रहे हैं हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, बता खराब है, बट वो खराब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा? पेड़ के पास, फिर से वही बात। तो फिर तो यही तो है इकोसिस्टम, और है क्या? बट क्वेश्चन की बात करें तो 2 स्टार मार्क उतना कुछ पढ़ना हर एक चैप्टर को डिटेल में, बट याद रहे रेटिंग क्यों किया जा रहा है? स्पष्ट है, क्लियर है? क्योंकि स्पष्ट। नो प्रॉब्लम, लेट अस सी चैप्टर 15 बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी है क्या? जो भी हमारा नेचुरल थिंग्स जो हमें मिला है, गॉड गिफ्टेड बायोडाइवर्सिटी, इसको बचाना चाहिए फ्यूचर जनरेशन के लिए। लॉस क्यों हो रहा है, कैसे कंजर्व कर सकते हैं, उसकी बातें मैं करूं। जैसे जंगलों को काटा जा रहा है घर बनाने के लिए, रहने के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन इज राइजिंग, पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है, उसको मेंटेन करने के लिए, घर रहने के लिए घर चाहिए, तो घर बनाने के लिए लैंड चाहिए। लैंड है ही नहीं, जमीन है ही नहीं, जमीन पर तो पेड़ है, तो पेड़ को काट के हटा दो, ऐसे तो किया जा रहा है। तो इस पर रोक होनी चाहिए, इसके लिए सरकार ने भी अभियान चला था। और एक महिला थी, वो एक स्टोरी में सुना देता हूँ इसी कंजर्वेशन के चलते। वो एक्चुअली इन्वायरमेंटल इश्यू में आगे डिस्कस करेंगे, लास्ट में बता रहे हैं। तो इससे भी क्वेश्चन रहता है, तो जान लेना है 2 स्टार मार्क। इन्वायरमेंटल इश्यूज के बारे में, जैसे कि इन्वायरमेंट में हमारा क्या खराबी आ रहा है, ओजोन में होल हो गया है क्योंकि एसी कितना जो इस्तेमाल किया जाता है, पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग, पोल्यूशन जो है वो राइज अप कर रहा है ना? तो इसी पोल्यूशन के चलते किसी को मन शौक है एसी रखे, कोई तो पंखा किसी को हवा लेके काम चल जाता है, कौन तो छत पर भी सो के काम चला लेता है। जैसे मैं, हाँ हम भी सोने में काम है क्या, मैं भी सो लूंगा। अरे हमको बस चले तो हम तो पेड़ पर सो, नहीं पेड़ पर सोना नहीं चाहिए, बट बस चले तो कुछ भी संभव हो सकता है, चला दे बस क्या। अरे 2 ही चीज चलाना चाहिए, दिल और दिमाग चलाओ, बाकी सब कुछ अपने से हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक ना? और नहीं तो क्या सोचा? तो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा, इसका इफेक्ट है, टेम्परेचर बढ़ रहा है जी, क्योंकि पोल्यूशन बढ़ रहा है, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, मिट्टी भी खराब हो रहा है। कैसे? आजकल फर्टिलाइजर का जमाना आ गया, फर्टिलाइजर बार बार इस्तेमाल करते हो तो भूमि बंजर हो जाएगा ना, तो इस पे भी कंट्रोल होनी चाहिए। बट क्वेश्चन आएगा तो लिखिएगा जरूर, बस देखने काफी है इसके लिए। लेकिन याद रहे बहुत सारा टर्म है इसी इन्वायरमेंटल इश्यू में, और जिसे याद रखिए, एक क्लास में कहानी सुनाते हैं कंजर्वेशन करने के चक्कर में। जब एक राजा था और राजा को चाहिए था लकड़ी, और उसने ऑर्डर दिया था लकड़ी काटने के लिए, बट वहां पर जो लोग थे, जो ट्राइबल पीपल था, नोमैड्स जो भी कहें, वो पेड़ को बहुत मानता था, पूजा करता था। जैसे कैसे हम लोग गाय को पूजा करते हैं, गाय हमारी माता है, दूध देती है, हाँ जी, नो प्रॉब्लम, एंजॉय विथ लर्निंग, हमेशा मुस्कुराते हुए पढ़ाई करना चाहिए, दैट्स ऑल। तो मैं ये कह रहा हूं कि वैसे ही पूजा करता था, बट राजा जो है वो क्या हुआ कि काटना चाहता था पेड़, तो महिला आई उधर से और वो पेड़ के पास जाके खड़ी हो गई कि नहीं है हम काटने देंगे, अगर काटिएगा तो हमारा लाश में से होकर के गुजारना होगा। सोचो कितना हिम्मत है। और आजकल लड़कियों में देख है, हाँ सर पता है आपके ये स्टैमिना पर हमें शक नहीं है, बट जरूरत पड़े तो जरूर दिखाइए, बस ऐसी नहीं करते रहा। एनीवेज नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। तो नहीं माना राजा, हटा रहा था, बहुत सारे
गांव वालों ने भी कहा कि हट जाइए, नहीं तो राजा आपको काट देगा, बलि दे देगा। और उसको बचाने के लिए लोग भी जुटे, बट राजा बहुत निर्दयी था, उसने आदेश दिया अपने आदमी को, और वो जो वोमेन थी वो कट गई जी, सच में कट गई उस पेड़ के साथ। पहले जो तलवार था वो महिला के ऊपर चला, वो हिली नहीं, जरा से पैर नहीं गिरा, कट गई उस पेड़ के साथ। और जैसे ही वो कटी उसी दिन वो राजा का सिंहासन का पतन हो गया, पूरा जिसका साम्राज्य था वो हड़कंप मच गया। क्या रे, ऐसे कैसे कर दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ हमारा आदमी को काटने का? वो भी एक स्त्री का हनन किया जा रहा है, ये तो सही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। एनीवेज, जस्ट रिलैक्स एंड कूल डाउन। तो यही सारी बातें हुई। तो हमें कंजर्व करना चाहिए फॉर द फ्यूचर जनरेशन, जब के बच्चे आने वाले हैं वो भी देख पाए पेड़ पौधों को। तो ज्यादा काट कूट ना कीजिए, हो सके तो बगीचा लगाइए। जैसे घर बनाने का शौक है वैसे बगीचा बनाने का शौक रखिए। और अपने 12th के लिए फिजिक्स का सिलेबस नहीं देखा है तो मैं बगल में साइड में दे रहा हूँ, और यहाँ पे मेरा लोगो है जिससे जुड़ सकते हैं। क्लियर है ना? तो ठीक है, बस बायोलॉजी का सिलेबस जितना था मैंने एक्सप्लेन कर दिया। जरा सा डाउट हो तो कर देना, एक बार उंगली घुमा देना, बस कहानी खत्म। तो फिर बस आज के लिए बस इतना ही गुजारिश है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लासेस में, कुछ नए अंदाज में बोलने जरा सा। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, लोगों को भी हंसाते रहिए, बिकॉज योर स्माइल इज प्रीशियस स्टोन। क्या हुआ, जाना? हाँ हाँ ठीक है, क्लियर, इट्स ऑलराइट।